बच्चों, आशा करता हूँ आप अपने घरों में सभी सकुशल होंगे। कल हमने अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का की चर्चा की थी, जिनमें हमने उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं और संयुक्त मांग वाली वस्तुओं के विषय में हमने थोड़ा थोड़ा जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया था। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का जो टॉपिक है वह है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको बड़े ध्यान से समझ लेंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि अर्थशास्त्र इसी बात का अध्ययन करता है क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और उसके पास सीमित साधन होते हैं। तो अपने असीमित आवश्यकताओं को वो एक ऐसे क्रम में लगा देता है मनुष्य की जो आवश्यकता उसको सबसे पहले पूर्ति करनी होती है, वो अपने पास उपलब्ध साधन से सबसे पहले उसी आवश्यकता को पूरी करता है। जब मैंने आपको उदाहरण दिया था कि माना आपके पास 100 रुपये हैं, तो आप उसके कई तरीके से आप उसको खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप उसको खर्च कैसे करेंगे? जो आपकी सबसे पहले, जो सबसे अधिक आपको ज़रूरत होगी जिस चीज़ की, आप उस चीज़ पर खर्च करेंगे। तो जैसे मनुष्य के पास आवश्यकताएं तो असीमित हैं और साधन सीमित हैं, और अ, अ, मनुष्य अपने पास उपलब्ध साधनों का इस प्रकार व्यय करना चाहता है कि जिससे कि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। ठीक इसी प्रकार से एक देश की अर्थव्यवस्था के सामने भी ठीक इसी प्रकार की समस्या रहती है। यानी एक देश के पास भी, जैसे एक मनुष्य के पास साधन सीमित हैं और उसकी आवश्यकताएं असीमित हैं, ठीक एक देश की स्थिति में अर्थव्यवस्था तो क्योंकि एक देश की होती है, तो एक देश के समक्ष भी यही चुनौती होती है कि उसके पास साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं, ज़रूरतें बहुत सारी होती हैं, बहुत असीमित होती हैं। एक देश की सरकार को आप जानते हैं, शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है, और अपने देश की जनता के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, तमाम तरह की चीज़ों का क्या करना पड़ता है? व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वो उसके पास सीमित साधन है और उसकी जो आवश्यकताएं वो असीमित है। ठीक किस प्रकार, जिस प्रकार एक व्यक्ति के पास आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं, ठीक उसी प्रकार अर्थव्यवस्था की भी यही स्थिति होती है कि उसके पास सीमित साधन होते हैं और ज़रूरतें यानी आवश्यकताएं बहुत सारी होती हैं। तो फिर वहाँ पर भी जैसे व्यक्ति के समक्ष एक चयन की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था के समक्ष भी एक यही चयन की समस्या क्या होती है? खड़ी होती है। और ये इसी को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था की, इन्हीं समस्याओं को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। मैंने बताया कि जिस प्रकार मनुष्य के पास सीमित साधनों से वह अपने असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोशिश करता है, उस प्रयत्न करता है, और यह प्रयत्न करता है कि जो उसके पास उपलब्ध संसाधन है उसको इस प्रकार व्यय वो करे कि जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्रदान हो। ठीक उसी प्रकार एक देश अपने अपने अर्थव्यवस्था को इस प्रकार नियोजित करता है कि जो उसके पास उपलब्ध साधन हैं उनको वो इस प्रकार से व्यय करता है कि उससे अधिकतम सामाजिक कल्याण वो प्राप्त कर सके। और अपने सीमित साधनों को वो कैसे व्यय करे, उसके लिए जो चयन की समस्या उसके कि वो क्या, किस मद में क्या अपने साधनों को खर्च करे, वही जो समस्या है वही वो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहलाती हैं। अब ये जो केंद्रीय समस्याएं हैं, इसमें मुख्यतः 3 समस्याएं अर्थव्यवस्था के समक्ष खड़ी होती हैं। जो केंद्रीय रूप में हैं वो 3 समस्याएं हैं। नंबर 1 बात है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। अब आपको मैंने विभिन्न वस्तुएं बताई थी, अब आपको मैंने बताया था कि ये बहुत सारे अवधारणाओं में आपको काम आएगी। तो यहाँ पर जो ये लिख रहा है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। देखो, ये
अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, हमको दैनिक उपभोग के लिए भी हमें क्या चाहिए, उपभोक्ता वस्तुएं बनानी चाहिए, और जो हमारा धन को और यानी जो अर्थव्यवस्था को और विस्तार देने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण भी हमारे लिए आवश्यक होगा। तो भाई अब हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा, बनानी तो हमें दोनों ही पड़ेंगी, क्योंकि हम ऐसा तो कर ही नहीं सकते ना कि हम सिर्फ उपभोग के लिए वस्तुएं बनाएं और पूंजीगत अपने और धन कमाने के लिए और वस्तुओं का निर्माण न करें। तो फिर अब समस्या ये होती है खड़ी कि अगर दोनों चीज़ बनानी है तो कितनी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुएं बनाएं और कितनी मात्रा में हम पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करें। तो इसका चयन करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, अर्थव्यवस्था इन सब चीज़ों का चयन कौन करेगा, इस सब चीज़ का चयन जो है हमारे देश की सत्ता ही इसका फैसला करती है। और वो कैसे फैसला करती है, जैसे क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश के लोग हैं, जैसे हमारे देश की जनता चाहती है कि भैया हमें ये चीज़ें उपभोग के लिए चाहिए, तो उतनी उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और बाकी कुछ पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण भी किया जाता है। अगली जो समस्या है वो होती है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। अब इस बात को समझ लेंगे कि ये जो दूसरी केंद्रीय समस्या है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। इससे क्या मतलब हुआ, देखिए किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके मतलब होते हैं, एक तरीका होता है कि जिसमें उनको दो तरीकों को बोलते हैं कि एक होता है श्रम प्रधान तरीका और एक होता है पूंजी प्रधान तरीका। श्रम प्रधान तरीका मतलब जिसमें लोग काम करते हैं ज़्यादा, और पूंजी प्रधान तरीके में क्या करते हैं कि मशीनों के द्वारा काम किया जाता है। तो जिन देशों में सस्ता श्रमिक मिल जाता है वहाँ पर श्रम प्रधान जो विधियाँ हैं उनको अपनाया जाता है वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए। और जहाँ पर सस्ता श्रम नहीं मिलता या श्रमिक बड़ी मुश्किल से मिलता है वहाँ पर मशीनों के द्वारा कार्य किया जाता है। तो जो नंबर 2 जो समस्या है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, इसका मतलब है कि वस्तुओं का उत्पादन हम श्रम प्रधान विधियों से करें या मशीनों के द्वारा करें, यानी पूंजी प्रधान विधियों से करें। तो मैंने आपको, अब क्या होता है कि जिन देशों की जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर श्रम प्रधान जो विधि है वही अपनाई जाती है। इसका फ़ायदा यह होता है कि इससे लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार भी मिल जाता है, क्योंकि अगर मशीनों से ही सारा उत्पादन कार्य किया जाएगा तो उससे लोगों को क्या नहीं मिल पाएगा, रोजगार नहीं मिल पाएगा। इसके उलट जहाँ जिन देशों की जनसंख्या कम होती है वहाँ पर मशीनों के द्वारा अधिक कार्य किया जाता है और पूंजी प्रधान विधियाँ अपनाई जाती हैं। तो आप लोगों को ये मैं समझता हूँ समझ आ गया होगा कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। इसका मतलब यही हुआ कि हमें श्रम प्रधान विधि को अपनाना है या पूंजी प्रधान विधि को अपनाना है। तो मैंने आपको इसका उत्तर भी बता दिया है कि हमें जहाँ पर जनसंख्या अधिक है वहाँ पर श्रमिक सस्ता मिल जाता है, इसलिए वहाँ पर श्रम प्रधान विधियों को अपनाया जाता है। और जिन देशों की जनसंख्या कम है वहाँ पर श्रमिक क्योंकि जल्दी से मिलता नहीं है तो इसलिए वहाँ पर पूंजी प्रधान विधियों को अपनाया जाता है। अब जो अर्थव्यवस्था की तीसरी केंद्रीय समस्या है कि उत्पादन किन के लिए किया जाए। इसका मतलब ये है, आप जैसे जानते हैं कि हमारे समाज में गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं। तो देखो उसमें क्या है कि गरीब आदमी की तो आवश्यकता क्या होती है, गरीब आदमी की आवश्यकता तो रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, उसको थोड़ा शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए तो वो उसी में खुश रहता है। लेकिन जो अमीर तबका है उसको उपभोग के लिए कई तरह की वो ऐसी चीज़ों का भी इस उपभोग वो लोग करते हैं जिसको हम कहते हैं कि वो विलासिता का जीवन जीना पसंद करते हैं। उनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, एयर कंडीशनर चाहिए होते हैं और ब्रांडेड कपड़े चाहिए होते हैं, बहुत सामान भी वो सब ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड सामान इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या यह है कि वह उत्पादन
गरीब तबके को मद्देनज़र में रखते हुए करे या अमीर तबके को ध्यान में रख करके करे। तो इसका भी यही जवाब होता है कि इसमें हम न तो किसी वर्ग को हम उपेक्षित करेंगे और मतलब सब ऐसा प्रयास हमारा रहेगा या अर्थव्यवस्था का ये प्रयास रहेगा कि सभी लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वो उत्पादन कर सकें और लोगों को उनकी इच्छानुसार जीवन यापन करने के लिए अपनी इच्छानुसार और अपनी जो उनकी हैसियत है, जो उनका जिस तरह का वो जीवन जीना पसंद करते हैं उसके लिए वो उनके लिए आवश्यक सामग्री जुटा पाए। तो ये थी हमारी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में जो है वो 3 बातें महत्वपूर्ण हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। नंबर दूसरा मैंने आपको बता दिया कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, यानी श्रम प्रदान विधि से किया जाए, पूंजी प्रदान विधि से किया जाए, और उत्पादन किन के लिए किया जाए, यानी गरीब तबके के लिए किया जाए, सामान्य तबके के लिए किया जाए, या मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय, सभी को दृष्टिगत रखते हुए हम जो है उत्पादन कितनी कितनी मात्रा में किया जाए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप देखते रहिए और वीडियो देखने के बाद आप अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिए, और साथ के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसका फीडबैक ज़रूर देंगे कि सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप कुछ भी इसका रिस्पांस दे नहीं रहे हैं प्रॉपर, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इसका रिस्पांस भी ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।